तो वहाँ पे मुझे डेली सुबह 6 बजे उठ के 35 किलोमीटर बाइक से जाना पड़ता था और फिर वहाँ से रिटर्न आना पड़ता था। हे दोस्तों, मेरा नाम है विजय। आपने मुझे तो काफ़ी बार वीडियोस में देखा होगा और मेरे को आप रेगुलर देखते रहते हो चैनल पे, लेकिन आज मैं आपको वेरोलाई के फाउंडर से मिलवाने वाला हूँ। काफ़ी लोगों को नहीं पता हु इज़ द फाउंडर ऑफ वेरोलाई, सो उनसे रूबरू करवाने वाला हूँ और उनसे उनकी जर्नी पूछने वाला हूँ कि अगर कोई बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आपने क्या क्या फेस किए, उसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों को अपना बिजनेस करने की जागरूकता बढ़ेगी। तो सीधा मिलवाते हैं वेरोलाई के फाउंडर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सर, मुझे एक चीज़ बताइए आप कि आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगा। पहले तो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप दे सको ब्रीफ में थोड़ा सा। मेरा नाम विनोद शर्मा है और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये जो बिज़नेस है मेरा बैकबोन है। मैं इसी सुबह से शाम तक इसी के बारे में सोचता हूँ। सर, ऐसा ही है कि बिजनेस के बारे में अगर अपन सोचेंगे नहीं तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो सुबह से शाम तक अगर आपके दिमाग में बिजनेस ही चलता रहेगा तभी आप जाके ग्रो कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं उठता हूँ और रात को सोता हूँ, उसके बीच में ऐसा कोई टाइम नहीं होता जिसके बारे में नहीं सोचता मैं। अरे हर टाइम मेरे दिमाग में कोई ना कोई आइडिया रहता है कि मैं इस पे काम करूँ, उस पे काम करूँ, ये गलती कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ, ऐसा हर टाइम सोचता रहता हूँ। सर, यही रीज़न है कि ये जो वेरोलाई है वो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है और आज काफ़ी बड़े स्तर पे पहुंच चुके हैं। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, आपका थोड़ा जर्नी बताओ कि आपने एक्टिवियर को ही क्यों चूज़ किया, आपका स्टार्टिंग कैसा रहा, आपने क्या क्या जो इश्यूज है वो फेस किया आपने, क्योंकि आप जो भी चीज़ बताओगे ना वो लोग बहुत कनेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली कोई भी बिजनेस होता है शुरुआत में इजी नहीं होता, बहुत टफ होता है, बट सबसे मेन डिसीजन होता है खुद को करना होता है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ एक्शन पे, क्योंकि मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो विद इन 1 मंथ के अंदर मैं कर देता हूँ, चाहे कितना बड़ा चैलेंज हो। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो 2015 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए। उस टाइम मेरी फील्ड की जॉब थी, लाइक मेरी जो मैकेनिकल इंजीनियर था उसके अकॉर्डिंग वो जॉब थी। ओम टोयोटा में मैं जॉब करता था। तो वहाँ पे मुझे डेली सुबह 6 बजे उठ के 35 किलोमीटर बाइक से जाना पड़ता था और फिर वहाँ से रिटर्न आना पड़ता था। तो मुझे घर से निकल के रात को 8-9 बजे घर पहुँचता था। तो मुझे वहाँ जॉब में मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा यार फ्यूचर है और साथ में मुझे ब्रांड बिल्डिंग का मेरा बचपन से शौक था। क्योंकि मैं जब 13-14 साल का था तब हमारी कपड़े की शॉप होती थी। तो उस टाइम मेरे पिताजी कपड़े की शॉप करते थे। तो उस टाइम मुझे कपड़े से लगाव था कि यार ये कपड़ा मेरे लिए बना है और मैं इसको लॉन्ग टर्म में एक ब्रांड बनाऊंगा और इससे लोगों को मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूंगा। ये मेरा शुरू से लगाव था। मेरा एक छोटा भाई है जो आप हो ही। तो हम हरदम सोचते थे कि अपन एक बड़ा बिजनेस करेंगे और एक ब्रांड बनाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे उस ब्रांड के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम मैं जॉब करता था तो मैं 12-12 घंटे मुझे लग जाते थे वहाँ जॉब में। सुबह 6 बजे निकलना, रात को 8-9 बजे घर पहुँचना। तो मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए नहीं बना। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था मोहित। उस टाइम मैं मोहित से मिला तो उसको मैं कोई जॉब बता, कोई बेस्ट जॉब बता। तो उसने ई-कॉमर्स में एक जॉब बताई मुझे कि यार यहाँ पे कपड़े सेल होते हैं बाय द ई-कॉमर्स। उस टाइम मैं नहीं जानता था कि फ्लिपकार्ट में कपड़े आते कहाँ से हैं। इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। ये 2015-16 की बात है, आई थिंक 15 एंड की बात है, दिसंबर की बात है। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा ये बिज़नेस तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लिंक मिला कि ये मेरा फैशन है कि मेरे कपड़े का बिज़नेस ही करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने मार्केट रिसर्च की कि कौन सा प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल मिलेगा और लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो मैंने अप्रैल 2016 में कपड़े का काम स्टार्ट किया। मैंने जीएसटी लिया उस टाइम और शर्ट से स्टार्ट किया। तो मार्केट में कम से कम 15 होलसेलर से मिला। उन काफ़ी होलसेलर ने बोला कि हम आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ऐसा ऐसा। पर काफ़ी सारे चैलेंजेस के बाद में एक बंदा मिला जो मुझे शर्ट देने को रेडी हुआ। तो मैंने शुरुआत ओनली 5000 से की, ओनली 20 पीस लेके आया और 1 महीने बाद मुझे पहला ऑर्डर मिला। अरे सर, गजब सर। बट कहते हैं कि आपके अंदर चाह होती है ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सबसे मेन है आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने आप के अंदर जिद रखनी पड़ेगी, मुझे करना है तो करना है, नो दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सर, जब पहला ऑर्डर आपको मिला तो वो खुशी क्या थी आप पे? एग्जैक्टली मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। अरे सर, गजब सर। ये पहला ऑर्डर मिला, क्योंकि बिजनेस में सबसे मेन है शुरुआत। जो आपकी पहली कमाई होती है ना वो आपकी अंदर एक एनर्जी पैदा करती है।
आपको लगता है कि आपने मिशन पास कर लिया। अब मेरे पास हज़ारों ऑर्डर आते हैं तो अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो पहला ऑर्डर होता है ना, वो एक आग होती है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भावुक सा हो रहा हूँ। तो वो पल मेरे को आज भी याद है। उस टाइम मेरे ब्रदर भी स्टडी करते तो उनको भी फ़ोन किया तो वो भी बहुत खुश हुए। अच्छा, थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इनका छोटा ब्रदर मैं ही हूँ और हम साथ मिलके ही वीडियो बना रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को पता है कि वो ब्रदर के बारे में बोल रहे हैं, तो वो मेरे बारे में बोल रहे हैं। जी सर, कंटिन्यू सर। तो फिर हमने सर्टिंग में काम किया तो मुझे एक विनिंग प्रोडक्ट मिला 2016 के एंड में, अक्टूबर में, यानी दिवाली टाइम पे मुझे एक विनिंग प्रोडक्ट मिला। वो कैसे मिला आपको? विनिंग प्रोग्राम मिला कैसे आपको? एक्चुअली क्लोथिंग इंडस्ट्री एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। मतलब आप प्रोडक्ट लाते जाओ, यानी आप 10 प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो 2 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आग लगा देते हैं, और बचे हुए 3 प्रोडक्ट एवरेज होते हैं, और बाकी जो लास्ट वाले प्रोडक्ट होते हैं वो आपके लॉस कैटेगरी में चले जाते हैं। बट आपको उसके लिए 10 प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। आप ये सोचो पहले 2 प्रोडक्ट आ जाए तो कभी नहीं होगा। तो हमने काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्च किए, फिर हमने मार्केट रिसर्च किया तो वो एक विनिंग प्रोडक्ट मिला। उसने हमको अराउंड एक ऑर्डर से 1000 ऑर्डर की जर्नी उसने पास करवाई। उस टाइम हमने काफ़ी चैलेंजेस भी रहे। हमने मल्टी कैटेगराइज काम किया, शर्ट भी की, कुर्ती भी की। लोगों ने कहा कुर्ती भी करो, बहुत अच्छा मार्केट है, क्योंकि जयपुर कुर्ती का हब है। हमने कुर्ती भी की। उसके बाद हमने टी शर्ट भी चालू कर ली। तो एक मैंने 2000 जब कोरोना आया तो हमको लगा कि यार अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कैसे स्टार्ट होगा। तो उस टाइम बहुत फ्री रहते थे, तो उस टाइम हमने अपने बिजनेस में एक सबसे मेन जो पार्ट किया, जो क्लोथिंग में सबसे टिपिकल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इससे हमारा काफ़ी लॉस बचा आफ्टर द कोरोना। उसके बाद जब कोरोना क्लियर हुआ, कोरोना ख़त्म हुआ, नॉर्मल माहौल हुआ, तो हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। इतनी ज़्यादा डिमांड आई मार्केट से। मुझे शुरू से बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, पॉडकास्ट और यूट्यूब में पॉडकास्ट देखने का बहुत शौक था शुरू से। तो उस टाइम मैंने एक बुक पढ़ी थी, वाई, साइमन सिनेक की, कि अपन ये बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पज़ है, क्यों अपन इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अपने को अपने बिज़नेस को एक कैटेगरी में करना चाहिए, मल्टीपल नीश पे काम नहीं करना चाहिए। तब जाके हमने 2021 में अपने बिज़नेस को एक्टिव वियर की तरफ शिफ्ट किया। उस टाइम ई कॉमर्स में थोड़ा सा रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए, मार्केट में रेट्स का बहुत ज़्यादा बूम हो गया, और हमको लगा है ब्रांड नहीं बनेगी। तो 2022 में हमने सारा प्रोडक्ट आउट ऑफ लिस्ट कर दिया और हम B2B की तरफ चले गए। तो जो B2B में आप गए, तो ये तो एक तरीके से ऐसा हुआ कि आपने पहले ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा मास मार्केट बिल्डअप किया और सारा बंद कर दिया, फिर जीरो से आपने फिर दोबारा स्टार्ट किया। हाँ, वो हमारा जैसे मानो कि एक फेलियर ही मानो आप। तो वो जो टाइम था उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी आपको, फंड का भी दिक्कत होगा, आपके पास इन्वेंट्री भी बचा होगा, काफ़ी सारे इश्यू रहे होंगे उस टाइम तो आपको। जब 2022 का टाइम था हमारा, तो उस टाइम हमारे पास पैसों का बहुत क्राइसिस आ गया था। हमारे पास अराउंड 1 CR की इन्वेंट्री होल्ड हो गई, डेड हो गई। हाँ। बट हमने एक ही चीज़ सोची कि यार जब जीरो से कर सकते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके पास उस टाइम टीम भी होगी? टीम हमारे पास बहुत बड़ी टीम थी उस टाइम। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी थी, टीम में, पर हमारे पास एक क्रिएशन की पावर थी। हमको करने का, मैंने बोला ना, मैं एक्शन में बहुत ओरिएंटेड हूँ। यदि मैंने कोई चीज़ प्लान कर ली कि हाँ इसको करना है, तो मेरा टारगेट है 1 मंथ में होके दिखाएगा, उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम उसको करके ही दिखाएंगे। ठीक है, तो आपने 2022 में जो B2B की जर्नी है उसको अगर थोड़ा और ब्रीफ में बता सको, कैसे कैसे स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली B2B हमने 2022 जनवरी से स्टार्ट कर दिया था। हम आजियो बिजनेस में जुड़ गए थे उस टाइम। हम उड़ान भी काम किया था, पर उड़ान में इतना रिस्पॉन्सिबल काम नहीं मिला मुझे। तो 2022 में मैं आजियो की शुरुआत की। तो आजियो की एक अच्छी पॉलिसी थी कि वो एक एग्जीबिशन लगाते थे। तो हम लोगों से मिले, रिटेलर से मिले, तो हमको लगा यार यहाँ पे गैप है बहुत बड़ा। लोगों को बढ़िया माल चाहिए विद ब्रांडेड, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनब्रांडेड। यानी आपको सस्ता मिलेगा, अनब्रांडेड रहेगा, और ब्रांडेड जो रहेगा बहुत कॉस्टली होगा। नहीं, जो आजियो बिजनेस है वो किनको माल देता है, सप्लाई किसको करता था? वो रिटेलर्स को, दुकानदार जो होता दुकानदार है, जुड़े हुए थे उनसे। उसको अच्छा, दुकानदार को ठीक देता है। ठीक है। तो जो मेरे ब्रदर है वो मार्केटिंग संभालते थे। तो कम से कम वो 100 कस्टमर से जाके मिले, तो हमको पता लगा कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। तो हमने उस प्रॉब्लम पे काम किया। हमने एक प्रॉपर एक्टिवियर सिस्टम पे काम किया। हम एक्टिवियर ही लॉन्च करेंगे, एक नीश को पकड़ा और कस्टमर की नीड को पहचाने, कस्टमर को ज़रूरत क्या है। तब जाके हमने 2022 में एक B2B के बिजनेस की शुरुआत की। तो और जो आपने स्टार्टिंग करी थी वो आजियो बिजनेस से करी थी? हाँ, शुरुआत हमने आजियो बिजनेस से की थी, पर आजियो बिजनेस भी विदिन 6 मंथ में वो डीलिस्ट हो गया, मतलब वो काम करना बंद कर दिया उसने। फिर हमारे पास बहुत बड़ा मोड आ गया कि अब क्या किया जाए।
तो हमने मार्केट विजिट करके माल बेचा। मेरे ब्रदर जाते थे मार्केट में, हर एक दुकान में जाके माल दिखाते थे, फिर बेचते थे। वो बड़ा टिपिकल था हमारे लिए। But क्या हमको- चैलेंजेस आते थे उसके अंदर? तो कस्टमर को एक दो टाइप की एक सेलिंग होती है। एक, आप तो कस्टमर के पास जा रहे हो तो आप कस्टमर, आपकी वैल्यू कस्टमर की ज़्यादा है वहाँ पे। कस्टमर जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा। अब कस्टमर आपके पास आ रहा है तो आप जो कहोगे वो कस्टमर मानेगा। तो वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। कस्टमर क्रेडिट के लिए बोलता था, कस्टमर बाहर से बोलता था हाँ मेरे पास है माल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव्स हमारे पास मिलते थे। हम सुबह 10 दुकान पे चढ़ते थे, एक दुकान से भी ऑर्डर नहीं मिलता था इस धूप के अंदर। तो हमको लगा यार यहाँ पे ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम हमको एक बंदा मिला, क्योंकि भगवान के बंदे हंस गए, क्योंकि आप, मेरा शुरू से अपने भगवान पे बहुत भरोसा है और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। तो हमारे साथ एक बंदा था जो हमारी फैक्ट्री के नियर में उसकी फैक्ट्री थी। तो उनके पास हम मिले, उनसे कि यार आप कैसे बिज़नेस करते हो? कि हम यूट्यूब मार्केटिंग से बिज़नेस करते हैं। तो यार ये कैसे हो सकता है, ये यूट्यूब पे कपड़े बिकते हैं? तो हम पहले तो शॉक्ड हुए कि यार, फिर हमारा एक्शन ओरिएंटेड बंदे हैं, तो यार इसको करके ट्राई तो करके देखते हैं। उसको बोला कि यार ट्राई करते हैं। तो उसी टाइम आया और हमारे को वीडियो बना के दिखाया। तो हमने उस टाइम वीडियो बनाई। तो हमारे को 23 अक्टूबर 2022 को एक ऑर्डर मिला उड़ीसा से। उस कस्टमर का नाम आज भी याद है और वो आज भी जुड़ा हुआ हमसे, पुरुषोत्तम प्रधान। उसने अराउंड 32,000 का ऑर्डर किया। तो हमको लगा यार ये काम तो करता है भाई। तो हमने उस पर पूरा फेशनेट होकर काम किया, डेली वीडियोस अपलोड किए, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया कि कस्टमर को नीड क्या है, और हरदम रेट्स पे अफोर्डेबल निकाली। और जो प्राइसिंग है वो स्ट्रॉन्ग थी और हमारी क्वालिटी बेमिसाल थी जहाँ पे हमने काम किया। क्योंकि हमारे कस्टमर्स को, हमारा टारगेट था अराउंड 90% कस्टमर रिपीट होने लग गए। तो हमको लगा यार हम प्रोडक्ट बेस्ट बना रहे हैं, अब स्केल करने की ज़रूरत है। तो हमने, आज वेरोलाई कितना बड़ा है? वेरोलाई हमारे पास अराउंड 2000 रिटेलर जुड़े हुए हैं वो पैन इंडिया, और अराउंड 20 डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं पैन इंडिया में। पैन इंडिया। और अगर बात करें तो आज वेरोलाई है वो, अगर कोई भी रिटेलर देख रहा है तो आप कैसे डिफाइन करोगे किस लेवल पे वेरोलाई है इस टाइम? एग्जैक्टली हमारा टारगेट है, जो इस साल हमने टारगेट अपना अचीव करेंगे। हम 1 लाख पीस पर मंथ सेल करना चाहते हैं, और हम अभी तक 70,000 पीस तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, ठीक है। और पैन इंडिया हमारा नेक्स्ट ईयर 2027-28 का टारगेट है। 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 3000 रिटेलर्स वी कनेक्टेड ओके। नेक्स्ट सो आज के टाइम पे जो वेरोलाई ब्रांड है, पहले तो आप बताओ वेरोलाई का मतलब क्या है? तो ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा अलग टाइप का बंदा हूँ, मुझे नाम ढूंढने में बहुत मज़ा आता था। तो मैंने काफ़ी ब्रांड नेम ढूंढे, लोगों की मैंने बहुत हेल्प की ब्रांड नेम में। तो वेरो जो होता है स्पेनिश वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ट्रू। और लाई जो होता है इंडियन इंग्लिश वर्ड है झूठ। ये सच और झूठ का कॉम्बिनेशन था। नाम अच्छा लगा तो हमने, क्योंकि लोगों इंडियन में क्या है कि इंडिया को ऐसे नाम चाहिए जो इंग्लिश दिखे, क्योंकि इंडिया रिलेट करता है उससे। सही बात है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो एम्बिशन जनरेशन है, वो उनको लगता है कि इंग्लिश नेम है तो इंग्लिश ब्रांड होगी। तो हर एक ब्रांड इसको फॉलो करती है, तो हमने भी इसको फॉलो करके इसका नाम लॉन्च किया। और ये जो लोगो आपने डिफाइन किया है, बड़ा प्यारा लोगो है, लोगों को बहुत पसंद आता है। कमेंट आते हैं काफ़ी लोगों के कि भाई ये लोगो कहाँ से आपने बनवाया। तो उस लोगो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लोगो हमने स्टार्टिंग में अलग लोगो था हमारा, अच्छा, बट मैंने एक लोगो डिज़ाइनर से बात की तो उसको समझाया कि हमारे एक मिशन है, इस टाइप का हमारा प्रोडक्ट है। तो जो हमारा बिजनेस है वो लोगो पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे जो एक्टिववेयर जो इंडस्ट्री है वो लोगो से बिकती है। क्योंकि हर एक गारमेंट में लोगो शो होता है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अपने लोगो शो करके ही माल बेचते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो लोगो से माल बेचते हैं। तो लोगो ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, एक लोगो अपने आप को कुछ बोले, लोग उसको रिलेट करें। तो मैंने एक डिज़ाइनर से इसका लोगो बनवाया। अराउंड 20 लोगो बनाने के बाद मेरा एक लोगो डिफाइन हुआ। 20 लोगो बनाने के बाद ये लोगो डिफाइन हुआ, और मैंने अराउंड 20 से 30 पीपल को उस लोगो को दिखाया, तो लोगों ने कहा अमेजिंग लोगो है। तब जाके हमने इस लोगो को डिफाइन किया। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे जो वेरोलाई है आज उसमें बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है? अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है D2C स्टोर, D2C एंड मार्केट प्लेस। हम B2B में हमारा बिजनेस स्मूथ है, कस्टमर खुश है, हैप्पी है। अब हमको सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, हमारी जो चैनल है
D2C है वो थोड़ा टिपिकल हो रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं वापस, और मार्केट प्लेस पे वापस जा रहे हैं और स्टोर मॉडल पे भी जा रहे हैं। तो ये हमारा चैलेंज है, पर हम इसको भी क्रैक कर लेंगे विद इन 1 ईयर। ओके, आज एग्जांपल के लिए ये कोई युवा वीडियो देख रहा है, मानो आज 18 साल का कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है और उसको अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपका क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा कि भाई उसको ये चीज़ पहले करनी है जिससे कि उसको फ़ायदा मिलेगा और वो बड़ी एक ब्रांड खड़ी कर सकता है? देखो, आपने मेरी जर्नी में एक चीज़ नहीं देखी, हम एक बार फेल हुए हैं। और फेल क्यों है आपको ये नहीं, आपने ये नहीं पूछा क्यों फेल हुआ है। एक्चुअली फेल हम इसलिए हुए थे कि हमने एक नीच पे काम नहीं किया, हमने उस टाइम मल्टीपल नीच पे काम किया। हम लोगों को वो दे रहे थे, इसको ज़रूरत ही नहीं थी, हम सबके लिए बन गए थे। तो यदि आज कोई युवा हमको देख रहा है तो पहले उसको एक परफेक्ट नीश ढूंढनी पड़ेगी कि ये कस्टमर की ज़रूरत है। जैसे आपको एक प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, पर वो प्रोडक्ट कस्टमर को ज़रूरत होनी चाहिए। तो कोई भी युवा यदि इसको पॉडकास्ट को देख रहा है, इस अपने चैनल में इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको हरदम अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वो प्रोडक्ट ढूंढना चाहिए जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो आपको माल नहीं बिकेगा, उड़ेगा। आज के टाइम पे कोई युवा ये वीडियो देख रहा है और उसको अगर एक्टिव वेयर का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या हो? तो मैन्युफैक्चरिंग उसको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग जो बिज़नेस है वो स्टॉक बेस्ड बिजनेस है। आपको इसमें अराउंड 5 to 10 लाख रुपए लगाने के बाद ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्टली आप कोई भी वाइट लेबलिंग करवा के छोटे छोटे लोड के 10 प्रोडक्ट लॉन्च करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, और अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू लोगों को अवेयर कर सकते हो कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और स्पेशल क्या है इस प्रोडक्ट में, वो ज़रूर दिखाइए। क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग स्पेशलिस्ट खरीदते हैं कि स्पेशल क्या है, मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है। तो वो यदि वो ऐसा करता है तो प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग उसको खरीदने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि जब हम कोई डिज़ाइन लॉन्च करते हैं ना, तो 1 से 2 घंटे में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। उसकी जो क्वांटिटी था 2000 पीस तक की क्वांटिटी भी हम 2 घंटे में सेल कर देते हैं, बिकॉज ऑफ द हम कस्टमर की नीड को पहचानते हैं। बहुत बढ़िया सर, एक चीज़ और बताइए मेरे को कि आज के टाइम पे आपने बोला कि कोई युवा अगर स्टार्ट करना चाहता है तो पहले वो मार्केट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करवाए वाइट लेबलिंग के थ्रू, उसके बाद वो स्टार्ट करे। उसको स्टार्ट B2B में करना चाहिए, D2C में करना चाहिए, स्टोर खोलना चाहिए, कैसे स्टार्ट करे वो? यदि कोई युवक या कोई नया युवा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया से भी स्टार्ट करे। कोई मार्केट प्लेस में नहीं जाने की जरूरत है, उसको सोशल मीडिया से स्टार्ट करे, अपने सेल्फ वीडियो बनाए। तो हमने B2B की जब शुरुआत की थी तो सोशल मीडिया से की थी वापस, क्योंकि सोशल मीडिया भी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोई भी प्रोडक्ट सेल करने का। क्योंकि जहाँ पे जनता है वहीं पे सब कुछ बिकता है। सही बात है। तो सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे एक प्रोडक्ट से भी शुरुआत कर सकते हो। तो आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, वो शुरुआत हरदम छोटी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी शुरुआत होती है तो हर बंदा नहीं कर पाता। तो कम इन्वेस्टमेंट में सबसे बेस्ट शुरुआत करने का सोर्स है सोशल मीडिया। सर एक चीज़ और बताइए, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई आपका डिज़ाइनर कौन है, बड़ी सोबर डिज़ाइंस निकालता है और ऐसे डिज़ाइन से कलर चार्ट होते हैं कि रखते ही सेल हो जाते हैं, तो वो डिज़ाइनर कौन है, उनका नाम भी बताओ आप। एक्चुअली डिजाइनिंग तो मैं ही करता हूँ, पूरी डिजाइनिंग मेरे अंडर रहती है। गजब सर। तो इसके अंदर मेरे अंदर भी टीम रहती है, तो मैंने इसको ऑपरेट करता हूँ। हमारा एक्चुअली कोई भी आप वो काम को करते हो, जैसे मानो मैं इस काम को पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, तो मेरी एक्सपर्टीज हो गई कि कस्टमर को नीड क्या है। भाई एक्चुअली मेरा टारगेट अभी हमारा रिटेलर कस्टमर है, हमारा एंड कस्टमर है रिटेलर, एंड कस्टमर उस वो सेल करता है। तो हमारा टारगेट रहता है कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस हो, रिपीट रेशियो हो, उसके बाद डेड स्टॉक ना हो, और एक कस्टमर को लेके आए। वकील प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब कस्टमर आपका वकील हो, ये हमारा टारगेट रहता है। इस टारगेट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। अरे सर बहुत बढ़िया। एक्चुअली ऐसा ही है कि अगर आपका प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग करेगा आगे जाके, अगर वो जाके सेल हो रहा है तो कस्टमर रिपीट आ जाएगा, और ये सबसे बड़ी बात है। अभी राइट नाउ काफ़ी सारे प्रोडक्ट मेरे पास रखे हुए हैं, लोग मांग भी रहे हैं। आपका आने वाले 6 मंथ या 1 ईयर में क्या प्लान करो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट? एग्जैक्टली जो फैशन इंडस्ट्री ना बड़ी फास्ट है, ये हर 2 साल में बदलती रहती है। तो अभी जो जेनजी है उनको टाइट एंड रेगुलर फिट से कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए ओवर साइज हो गया, बैगी फिट्स पजामे हो गए, एंड थोड़ा लूज फिट एंड कंफर्ट वियर चाहिए। तो हम एक्टिव वियर बनाते हैं। एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट जो है वो जिम में भी पहन सके, रनिंग में भी पहन सके,
एंड ऑल आर एक्टिविटी में उसको यूज कर सके। वो आप जो जॉगिंग कर रहा है वहाँ पहन सके, एंड ट्रैवलिंग कर रहा है तो वहाँ पहन सके। तो हम उस टाइप से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो आने वाले समय में हम एक जेंजी सीरीज निकाल रहे हैं जो स्पेशली फॉर जेंजी रहेगी, जिसमें बैगी ट्रैक पैंट्स रहेंगे, ओवरसाइज रहेंगे, और जो आज के नए यूथ को डिमांड है, उनकी जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। अरे सर बहुत बढ़िया। एक चीज़ मुझे और बताइए कि जो स्पोर्ट्स और जो एक्टिवियर इंडस्ट्री है वो आने वाले 10 साल में कितना ग्रो कर जाएगी? देखो एक्चुअली पहले में और आज में काफ़ी बदलाव में है। अभी जो जनरेशन है वो अपने फिजिक को लेके बहुत ही ज़्यादा फैशनेट है। आज की जनरेशन इतनी ज़्यादा फैशनेट है कि वो एक अपना लाइफ का हिस्सा है, उसके लिए जिमिंग एक लाइफ का हिस्सा है, रनिंग एक लाइफ का हिस्सा है, एंड एक फिजिकल एक्टिविटी उसके लिए लाइफ का हिस्सा है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी, 10 से 15% हर साल ग्रोथ कर रही है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। सर एक क्वेश्चन लास्ट में और पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर कोई ये वीडियो कोई युवा 17 साल 18 साल का ये वीडियो देख रहा है और उसके पास 5,000 रुपये आज उसके पॉकेट में है, और वो 5,000 से ऐसा क्या करे कि जैसे वेरोलाई जितनी बड़ी वेरोलाई है उतनी बड़ी वो एक कंपनी बना सके, एक ब्रांड बना सके, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? थोड़ा अगर रोड मैप बता सको शुरू से कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते? देखो सबसे मैंने जब हमने शुरुआत की थी तो मार्केट की पोजीशनिंग अलग थी, आज थोड़ा पोजीशन चेंज हो गया। यदि आप वेरोलाई जैसे ब्रांड या एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हो तो सबसे मेन है कि जहाँ पे जो कैटेगरी में आपको ब्रांड बनाना है उस कैटेगरी में जाके आप काम करो, 1 से 2 साल वहाँ पे जाके काम करो, देखो कि इसमें काम होते हैं। काम कहाँ जाके करें? मतलब जॉब करो। अच्छा ठीक है। एक ब्रांड में जाके जॉब कर सकते हो आप, कम पोजीशन में आप लो अमाउंट की सैलरी में आप जॉब करो वहाँ पे, तो आपको पता लगेगा बिजनेस चलता कैसे है, कैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, तब जाके आपको एक कम अमाउंट में एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अभी आप कोई भी मानो कोई भी इंडस्ट्री में जाते हो आप और आप 5,000 में से स्टार्ट करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। बट पॉसिबल तब है जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो। यदि आपको नॉलेज है तो आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे माल बेचने के लिए। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। और आपने जैसा बताया कि आने वाले जो 5 ईयर में है उसमें आप बोलो 3,000 रिटेलर्स आप कनेक्ट करना चाहते हो, 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स आप कनेक्ट करना चाहते हो आने वाले अगले साल। अच्छा नेक्स्ट ईयर में आप ये करना चाहते हो। सर बहुत बड़ा गोल है, लेकिन ये अचीव हो सकता है अगर आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेडिकेशन है तो गोल बनाना जरूरी है। यदि आप गोल बनाते हो तो आप उसका 80 to 90% अचीव कर सकते हो। यदि आप गोल ही नहीं बनाओगे तो अचीव क्या करोगे? कहते हैं ना, आपने को दिल्ली जाना है तो उसके लिए पहले दिल्ली जाने का आपको गोल होना चाहिए, तभी तो रोड मिलेगी। सही बात है। तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना एक कीमती समय दिया और वो नॉलेज दी जो लोगों को ज़रूरत थी, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और जितने भी भाई ने ये चैनल पे ये वीडियो देखा है उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, लाइफ में कुछ भी करना है उसका होता है एक गोल, उसके बाद होता है रोड मैप, उसके बाद होता है आपका उस पर एक्शन। जितना ज़्यादा आप एक्शन लोगे उतना ज़्यादा आपको अचीवमेंट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर लेना सब्सक्राइब, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे वेरोलाई स्पोर्ट्स करके हमारा चैनल है उसको कर लेना फॉलो। रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।